हेलो गाइस, करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर 2020, जिसमें हमने आज से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डिटेल में एनालिसिस किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है अटल सुरंग। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी हाल ही में 3 अक्टूबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में एक सुरंग का अनावरण किया है, जिसका नाम अटल सुरंग रखा गया है। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के ऊपर इनका इस सुरंग का नाम रखा गया है। इस सुरंग को हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा हिमाचल प्रदेश और ये जम्मू लद्दाख है, ये है जम्मू कश्मीर। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर के पास इस सुरंग को बनाया गया है। आप इसे बड़े मैप में देख सकते हैं। ये जैसे ये जा रही थी, पहले क्या होता था कि यहाँ पर एक रोहतंग पास था, रोहतंग दर्रा था, जिससे भारतीय सेनाओं को गुजरना पड़ता था या फिर किसी भी व्यक्ति को जाना पड़ता था। लेकिन यह दर्रा ठंडी के समय पर बर्फ़ से ढक जाता था, जिस वजह से इस दर्रे में आवाजाही रुक जाती थी, 6 महीने के लिए कट जाती थी और ठंडी के समय पूरा ऊपर का हिस्सा कट जाता था भारत के शेष हिस्से से। इस वजह से इस सुरंग को जल्दी से जल्दी पूरा करने का कार्य किया गया और इस सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया। ये सुरंग है यहाँ पास। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु की बात करें तो यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में मनाली के पास सोलंग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है। यह सुरंग जो है तो लाहौल और स्पीति जिले में मनाली को किससे जोड़ती है? सिस्सू से जोड़ती है। सोलंग घाटी के पास स्थित है यह टनल। और सोलंग घाटी क्या है? तो सोलंग घाटी का नाम सोलंग और नाला दो शब्दों से मिलकर बना है और यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी के शीर्ष पर अवस्थित एक साइड वैली है। यह कुल्लू घाटी के शीर्ष में स्थित है, जो कि एक साइड घाटी है, मतलब एक अलग से घाटी है। और सिस्सू क्या है? मतलब सिस्सू कौन सी जगह है? सिस्सू, जिसे खालिंग भी कहा जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में लाहुल घाटी में एक छोटा सा शहर है। यह मनाली से 90 किलोमीटर दूर है और चंद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस सुरंग के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि यह सुरंग सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। मतलब ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इससे लंबी सुरंग कोई नहीं है। इस ऊंचाई पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग यह स्थित है। इस वजह से यह महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और इस सुरंग की लंबाई आप सभी को पता ही होगी, 9.02 किलोमीटर है, जो रोहतंगला के पश्चिम में स्थित है। जैसा कि मैंने बताया, ऐसे सड़क जाती है और ये हो जाता है रोहतंगला। तो पहले यहाँ से जाना पड़ता था और ये रोहतंग दर्रा था, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ गिर जाती थी। तो अब इसको बाईपास कर दिया गया और ये सुरंग यहाँ पर बनाई गई है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 46 किलोमीटर थी, ये वाले पास की। जिस वजह से एक तो समय भी काफ़ी कम हो जाएगा। पहले 4-5 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये रास्ता भी थोड़ा ऐसा था कि धीरे धीरे जाना पड़ता था और ऊपर से 6 महीने के लगभग कनेक्टिविटी कट जाती थी ठंडी के समय। तो अब इससे 2 फायदे हो गए हैं। एक तो हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी और दूसरा समय भी कम लगेगा, सिर्फ 15 मिनट में हो जाएगा। नामकरण जैसा कि मैंने बताया, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस सुरंग का नामकरण किया गया है। और इस सुरंग की लागत की बात करें तो ये 32,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है, जिसमें 1 दशक का समय लगा है। अगर आप दशक नहीं जानते हैं तो 10 वर्षों के समय को दशक कहते हैं। क्षमता की बात करें तो डबल लेन वाली अटल सुरंग, जो देश की सबसे बड़ी लंबी सुरंगों में से एक है, से अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रतिदिन लगभग 3000 कारें और 1500 ट्रक गुजर सकते हैं। ये एक डबल लेन वाली सुरंग है, मतलब एक तरफ से आ सकते हैं, एक तरफ से जा सकते हैं। और इससे प्रतिदिन यदि एक वाहन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 3000 कारें और 1500 ट्रक गुजर सकते हैं। रणनीतिक लाभ की बात करें तो सोलंग घाटी एवं सिस्सू के बीच की दूरी, जैसा कि मैंने बताया, 46 किलोमीटर की कमी होने से परिवहन लागत में भी करोड़ों रुपए की बचत होगी, है ना, क्योंकि अब उतना ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, तो परिवहन में जो लागत होती थी वो तो कम होगी ही। और साथ ही साथ इस सुरंग के निर्माण से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सदैव कनेक्टिविटी बनी रहेगी। लाल बहादुर शास्त्री, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, 2 अक्टूबर को ही हुआ था, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, 1904 में, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में। अब उसका नाम बदल दिया गया है मुगल सराय का, अब नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। आप लोगों में से कई को पता भी होगा।
तो लाल बहादुर शास्त्री एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। जय जवान जय किसान का नारा भी उन्होंने ही दिया था। कई लोगों को पता भी होगा, ये याद करने योग्य बात है ना। और हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है यूपीएससी के पॉइंट से कि वे लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, लोक सेवक मंडल जिसे हिंदी में कहते हैं, के आजीवन सदस्य बने थे तथा उसके बाद वे सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने थे। इस सोसाइटी का मेन काम था पिछड़े वर्गों के लोगों का उत्थान करना, मतलब उनके प्रति कार्य करना, उनके उत्थान के लिए। इसका नाम आप याद कर लीजिए, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, लोक सेवक मंडल। और इसका स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने की थी। और इसके सदस्य थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 के टाइम, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट की थी। और असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था 1920 के समय के असहयोग आंदोलन। तो दोनों गांधी जी के आंदोलन थे। और भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1961 में उन्होंने भारत के गृह मंत्री के रूप में और भ्रष्टाचार निरोधक समिति के लिए नियुक्त किया गया। आज़ादी मिलने के बाद उन्हें 1961 में भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया उन्होंने, और भ्रष्टाचार निरोधक समिति के लिए भी उनको नियुक्त किया गया था। उनका एक फार्मूला है, शास्त्री फार्मूला, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। असम और पंजाब में बेसिकली आंदोलन हो रहे थे। किस वजह से? भाषा के आधार पर उनको कुछ मांग चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपना एक फार्मूला दिया था कि इस फार्मूले के आधार की मांगों को माना जा सकता है। इसे शास्त्री फार्मूला के नाम से जानते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको ये याद रखना चाहिए। और उन्होंने भारत में आनंद गुजरात के अमूल दूध सहकारी समिति का समर्थन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का निर्माण करके, तो बेसिकली राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड उनके समय पर निर्माण हुआ था इसका। और उन्होंने आनंद के गुजरात के अमूल दूध सहकारी समिति का समर्थन किया था। भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। हरित क्रांति उन्हीं के समय पर उन्होंने उनको बढ़ावा दिया। और 1964 में उन्होंने सीलोन आप जानते ही होंगे किसका नाम है, श्रीलंका को पहले सीलोन भी कहते थे, में भारतीय तमिल, श्रीलंका में तमिल लोग भी रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो तमिलनाडु के नज़दीक है। तो आपस में काफ़ी उनमें पहले विचारों का आदान प्रदान हुआ होगा, लोगों का स्थानांतरण हुआ होगा, इसलिए वहाँ तमिलों की काफ़ी संख्या है। तो श्रीलंका में भारतीय तमिलों की स्थिति उस समय काफ़ी ख़राब थी, इसलिए भारत में प्रधानमंत्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमोवो भंडार नाइके ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। और इस समझौते को कहते हैं श्रीमोवो शास्त्री संधि। इसका बेसिकली मकसद यह था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको कम किया जाना। उन्हें वर्ष 1960 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत किया गया था। और बेसिकली बात करें उनके निधन की, तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 1965 में, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के मध्य वर्ष 1965 के युद्ध को रोकने के लिए ताशकंद का समझौता होता है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में, जब वो रूस का हिस्सा हुआ करता था, उसको ताशकंद घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं, उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन उसके अगले दिन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही उनकी संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है। और इसके बाद उनको मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है बोंगो सॉगर। जैसा कि नाम से ही आप सभी को प्रतीत होता होगा कि ये बांग्ला भाषा में लिखा है बोंगो सॉगर। तो 3 अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। तो यहाँ कई चीज़ें नोट करने योग्य है। एक तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ ये बोंगो सागर, ठीक है। दूसरा किसके बीच हुआ? भारत की नौसेना के बीच में और बांग्लादेश की नौसेना में। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये थल सेना के बीच हुआ, स्थल सेना के बीच हुआ, किसके बीच हुआ? तो नौसेना के बीच हुआ, है ना। और ये भी पूछ लिया जाता है कि संस्करण कौन सा है, तो दूसरा संस्करण है। और कभी कभी तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये अभ्यास हो कहाँ रहा है, तो ये अभ्यास बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। तो इसी लाइन में काफ़ी ज़्यादा सूचना है। तो उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य है व्यापक समुद्री अभ्यास और संचालन के माध्यम से अंतर संचालन एवं संयुक्त परिचालन कौशल को विकसित करना। बेसिकली दोनों देशों में आपस में सहयोग को बढ़ाना है, जिससे कि वे आपस में संचालन कर सके, संयुक्त परिचालन कर सके किसी भी अभ्यास का। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 1900 पिछले साल ही इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास के इस सत्र में दोनों देशों की
नाव के पोत, सतह युद्ध अभ्यास, नाविक कला विकास और हेलीकॉप्टर संचालन में भाग लेंगे। दोनों देश बेसिकली पोत में भाग लेंगे और नाविक कला विकास में भाग लेंगे और हेलीकॉप्टर संचालन में भाग लेंगे। और भारत की नौसेना की तरफ से कौन भाग लेगा इसमें? भारत की नौसेना की तरफ से इसमें भाग लेगा INS किल्टान और INS खुखरी। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। पहला तो INS किल्टान है जो कि एक एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट है जो कि स्वदेशी तौर पर निर्मित है, और दूसरा है INS खुखरी जो कि स्वदेशी तौर पर निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है। बांग्लादेश की तरफ से भाग ले रहे हैं BNS अबू बकर और BNS प्रोटॉय, ये दोनों बांग्लादेश की तरफ से भाग ले रहे हैं। तो आपको इन चारों को तो नहीं तो ये दोनों तो याद ही रखने चाहिए कि भारत की तरफ से INS किल्टान और INS खुखरी भाग ले रहे हैं। तो इस अभ्यास का आयोजन 4 से 5 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा, जिसमें दोनों देशों की नौसैनिक इकाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के अनुरूप संयुक्त रूप से गश्त करेंगी। और संयुक्त रूप से गश्त करने से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी समझ बेहतर हुई है और गैर कानूनी गतिविधियों के संचालन को रोकने के उपायों को लागू करने में, बेसिकली ये जो पिछले बार अभ्यास हुआ था उसकी बात हो रही है कि इस अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं के बीच क्या आपसी समझ विकसित होती है ना, बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो दोनों साथ में अभ्यास करते हैं। और जो गैर कानूनी गतिविधियाँ होती है बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में, उसमें दोनों देशों की तत्परता भी रहती है कि इसको कैसे रोका जाए। पहले जैसे कि अगर अभ्यास नहीं होता तो दोनों देशों में एक कोऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि दोनों देशों ने साथ मिलकर कभी काम नहीं किया होता है, नौसेनाओं ने दोनों देशों की। लेकिन जब ये ऐसे अभ्यास आयोजित किए जाते हैं तो इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोऑपरेशन बिल्ड होता है, जिससे वे तत्परता दिखाते हैं कोई भी कार्य करने। अब तक संयुक्त गश्ती अभ्यास को बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ आयोजित किया गया है। भारत ने अभी तक बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ ही ऐसा अभ्यास आयोजित किया है। और बोंगो सागर के इस संस्करण का महत्व क्या है? तो उल्लेखनीय है कि बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का यह द्वितीय संस्करण बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मुजीब वर्षों के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी का बांग्लादेश के आज़ादी में काफ़ी योगदान रहा है, जो उनकी हाल ही में 100वीं जयंती मनाई गई, तो उसके उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है अभ्यास का, इसलिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वर्ष को बांग्लादेश में मुजीब वर्षों के रूप में आयोजित किया जा रहा है। अब अपने अगले टॉपिक पर चलें तो प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम है हमारे टॉपिक का नाम। तो हाल ही में एक नया सुपर एंजाइम बनाया गया है जो पिछले एंजाइम की तुलना में 6 गुना तेज़ी से प्लास्टिक को विघटित कर सकता है। मतलब एक ऐसा एंजाइम बनाया गया है जो प्लास्टिक को खा सकता है। पहले एंजाइम बनाया गया था जिसका नाम था पेटेस, ये इंग्लिश में तो पेटेस है, हिंदी में पेट से पढ़ेंगे इसे। इससे ज़्यादा इसके बाद बनाया गया है हाल ही में ये मेट से ये 6 गुना तेज इससे ज़्यादा खा सकता है प्लास्टिक को, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इसका नाम है सुपर एंजाइम, इसका नाम दिया गया है। यह दूसरा एंजाइम जो आहार के रूप में प्लास्टिक की बोतलों पर निर्भर रहने वाले रबिश ड्वेलिंग बैक्टीरियम में पाया जाता है। बेसिकली ये जो एंजाइम है ये नहीं खाते हैं, खाता तो ये बैक्टीरियम है प्लास्टिक को, रबिश ड्वेलिंग बैक्टीरियम जिसका नाम है, इसके अंदर ये पाया जाता है ये एंजाइम। तो जब एंजाइम अंदर पाया जाता है तो बेसिकली बैक्टीरिया थोड़ी ना प्लास्टिक को डिकम्पोज करेगा, विघटित करेगा, बल्कि विघटित तो कौन करेगा? एंजाइम करेगा। तो अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर अच्छा एंजाइम, मतलब ज़्यादा तत्परता से कार्य करने वाला एंजाइम पाया जाएगा तो वो प्लास्टिक को ज़्यादा खाएगा, जिससे जल्दी जल्दी विघटित होगा। इस कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो सुपर एंजाइम जो कि ये मेट से खोजा गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आगे हमारे प्लास्टिक के कचरे को कम करने की दिशा में, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ये रबिश ड्वेलिंग बैक्टीरियम के अंतर्गत पाया गया है ये जो ये सुपर एंजाइम है जिसका नाम मेट से है। और आगे पढ़ा जाए तो ये पेट से जो ये पुराना पहला वाला एंजाइम था ये पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट को ब्लॉक्स में विघटित करता है, जिससे प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करने और प्लास्टिक प्रदूषण एवं ग्रीन हाउस गैसों को, बेसिकली ये एंजाइम करते क्या है, ये जो भी प्लास्टिक होते हैं उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में विघटित कर देते हैं, जिससे इनका पुनर्चक्रण करना आसान हो जाता है। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट को ये पेट से विघटित कर देता है। और पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट सबसे आम थर्मोप्लास्टिक है जिसका एकल उपयोग पेयजल, बेसिकली ये जो
पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट, जो आप बॉटल्स देखते हैं रेलवेज में मिल जाते हैं डले पतले दुबले बॉटल्स, और कपड़े कालीन, मतलब जो भी एक बार उपयोग की जाती हैं, जो भी पॉलीथीन की चीज़ें, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये सबसे आम प्रकार का पॉलीएथिलीन थर्मोप्लास्टिक है, पीईटी। इसको आपको इसका नाम भी याद रखना चाहिए, इसका नाम है पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट, जो कि सबसे आम प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। तो इसके डिकम्पोजिशन में पेट से का काफ़ी योगदान है, इसलिए ये आपको याद रखना चाहिए। और प्लास्टिक को विघटित करने वाले सुपर एंजाइम से संबंधित यह शोध इस पत्रिका में आयोजित किया गया था। इसका नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इसके नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया था। तो अब अपने अगले टॉपिक की बात करें तो हमारा अगला टॉपिक है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स। तो हमारा अगला टॉपिक है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स। इसका हिंदी में अगर नाम जाने तो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमा करता है। ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में IRDA, जिसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने 3 बीमा कंपनियों, जैसा कि आप कई नाम जानते भी होंगे, एक हो गया LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एक हो गया GIC जनरल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एक और कंपनी है जिसको इस IRDA ने इनका दर्जा दिया है DSII, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स। तो चलिए आगे पढ़ते हैं ये आखिर है क्या। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो IRDAI द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC एंड न्यू इंश्योरेंस कंपनी, ये तीसरी कंपनी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इसको DSII के रूप में चिन्हित किया गया, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स। इसका नाम आपको याद रखना चाहिए, किसके रूप में चिन्हित किया गया है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स के रूप में चिन्हित किया गया है। बेसिकली ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स है क्या, तो इसका मतलब ये है कि ये इतनी बड़ी कंपनियां होती हैं, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट, आगे कुछ भी लगा सकते हैं, इंश्योरेंस लगा सकते हैं, बैंक लगा सकते हैं, या फिर जो भी कंपनी है जिस क्षेत्र से संबंधित कंपनी है आप उसका नाम जोड़ सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी कंपनियां होती हैं कि अगर ये क्रैश कर जाएं, मतलब इनको नुकसान हो जाए किसी कारणवश, तो इससे भारतीय पूरी इकोनॉमी में काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। जैसे बड़े बैंक अगर डूब जाएं किसी कारणवश, तो उससे पूरी भारतीय इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है कुछ समय के लिए। तो इसलिए इन बड़ी कंपनियों को ऐसे दर्जे दिए जाते हैं कि इन पर थोड़ा ज़्यादा लगाम कसी जा सके, इनकी रेगुलेशन इनका थोड़ी अच्छे से किया, मतलब लगाम नहीं कसना कहेंगे, इसको कहेंगे कि इन पर थोड़ी निगरानी रखी जा सके कि इनका कार्य सही से संचालित हो भी रहा है या नहीं, कहीं ये अगर फॉल हो जाए इनमें किसी वजह से, तो इससे भारतीय इकोनॉमी में काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इन 3 कंपनियों को, जो कि इंश्योरेंस से संबंधित है, LIC, GIC एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इनको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स के रूप में चिन्हित किया गया है। और ये किस सिद्धांत पर है, टू बिग टू फॉल, है ना, टू बिग टू फॉल, TBTF, मतलब बहुत बड़ी हैं किससे, नुकसान होने से। अगर आगे बात करें तो इसी तरह RBI ने भी बैंकों के क्षेत्र में इसी तरह का एक कदम लाया था, ताकि SBI और ICICI और HDFC बैंक को थोड़ा चिन्हित किया था इसी मापदंड के तहत। तो मैंने जैसे बताया कि आप लास्ट अक्षर की जगह में कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ क्या है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, मतलब ये बैंक इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर इनमें कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाए तो इसकी वजह से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए इनको अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्योंकि बैंकों को कौन रेगुलेट करता है, बैंकों को रिजर्व बैंक रेगुलेट करता है, इसलिए बैंकों को इसने चिन्हित किया है। लेकिन बीमा कंपनियों को कौन रेगुलेट करता है, बीमा कंपनियों को रेगुलेट करता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसलिए इसने चिन्हित किया है किसके रूप में, DSII के रूप में। तो रिजर्व बैंक ने किन किन बैंकों को चिन्हित किया था, SBI को चिन्हित किया था, ICICI को चिन्हित किया था और HDFC बैंक को चिन्हित किया था। तो आप इन तीनों के नाम याद रखिएगा। अब पढ़ा जाए यदि प्रभाव, तो इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि हाल ही में केंद्र सरकार भी इस बात पर सोच रही है कि ये जो LIC के शेयरों को ये IPO में सूचीबद्ध कर सके। मतलब बेसिकली क्या है कि IPO क्या होता है, जब भी कोई कंपनी अपने शेयरों को पहली बार डिस्ट्रीब्यूट करती है ग्राहकों में, उसको IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब इनिशियल पब्लिक ऑफर के रूप में कोई भी शेयर कंपनी देती है तो उसको पैसे मिलते हैं पहली बार में, लेकिन उसके शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब उस कंपनी में
जितने भी लोगों ने उसका शेयर खरीदा होगा वो भी उसके उतने हिस्से के हकदार हो जाते हैं जितने हिस्से का उन्होंने शेयर खरीदा होगा। जैसा कि मान लीजिए कि मैं एक कंपनी हूँ, मेरी कंपनी का मूल्य 1,000 रुपये है। अब मैं जाता हूँ आईपीओ लेकर बीएसई या एनएसई में, जहाँ पर आईपीओ रिलीज़ किए जाते हैं, वहाँ पर मैं अगर जाऊँ और बोलूँ कि मेरी कंपनी का मूल्य 1,000 रुपये है, मैं 500 रुपये के अपने शेयर दान कर दूँ 500 लोगों को, तो 500 लोग यदि मेरे 500 शेयर खरीद लेंगे तो हर एक व्यक्ति के पास 1-1 रुपये का शेयर होगा, मतलब वे मेरी कंपनी के 1-1 रुपये के मालिक हो जाएंगे। तो इस तरह से आईपीओ होता है। तो अभी केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है कि वो एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करे, पहली बार आईपीओ उसका लाएगी। तो इसलिए भी यह निर्णय महत्वपूर्ण है कि इनको किसके रूप में सम्मिलित किया गया जाए, डीएसआई के रूप में, ताकि इनमें जो है तो पारदर्शिता बढ़ेगी, है ना। और आगे पढ़ा जाए तो आईआरडीए के अनुसार 3 बीमाकर्ताओं को अपने कॉर्पोरेट प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही इसमें सभी प्रासंगिक जोखिमों की पहचान करने और एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देने का, बेसिकली इसका उद्देश्य यह था कि आईआरडीए चाहती है कि ये जो तीनों बीमा कंपनियां हैं ये अपने प्रशासन के स्तर को बढ़ाएं और अपने जोखिम के प्रणाली को बढ़ाएं, मतलब जोखिम को प्रबंधन करने की प्रणाली, ताकि जो जोखिम भविष्य में आए भी तो उसको ये निपट सकें आसानी से। अब आगे पढ़ते हैं, ये आईआरडीए है क्या, है ना। इसका नाम बार बार सुन रहे हैं तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आईआरडीए जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हिंदी में कहें तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, तो इसकी स्थापना वर्ष 1999 में आर.एन. मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी। तो यहाँ यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। तो इसकी स्थापना आर.एन. मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। लेकिन शुरू में यह एक केवल स्वायत्त निकाय था, जिसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, मतलब ये एक ऐसे ही स्थापित कर दी गई थी। बाद में इसे एक एक्ट के तहत लाया गया था, IRDAI एक्ट, इसलिए यह अब एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब यह एक वैधानिक निकाय है। क्वेश्चन में अवश्य पूछा जाता है कि आईआरडीए क्या है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आईआरडीएआई एक वैधानिक निकाय है या नहीं। तो हाँ, ये वैधानिक निकाय है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। और आईआरडीए का मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारकों के हितों और अधिकारों की रक्षा तथा बीमा उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि पॉलिसी जो लेते हैं बीमा की, उनकी हितों की रक्षा करना तथा बीमा का जो उद्योग है उसको भारत में कैसे बढ़ाया जाए। और ये जो आईआरडीए है ये तो भारत की एक संस्था है, मतलब संस्था नहीं कहेंगे, एक रेगुलेटरी बॉडी है। इनके कई देशों की अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज का एक संगठन भी है, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। तो यह एक, इसके बारे में भी जानना महत्वपूर्ण है। तो यह एक स्वैच्छिक सदस्यता संगठन है। इन सब के बारे में यही पूछा जाता है कि ये क्या ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या ये अलग अलग देशों की सरकारों ने मिलकर बनाया है। तो नहीं, इसको अलग अलग देशों की सरकारों ने नहीं बनाया, बल्कि यह एक स्वैच्छिक सदस्यता संगठन है। मतलब जो भी देश चाहे तो वो सदस्यता ले सकता, बेसिकली देश नहीं, जो भी इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहे वो भी, जैसे भारत में आईआरडीएआई है, वो इसमें सदस्यता ले सकती है। और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और यह बीमा क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण, इसका काम क्या है कि बीमा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानक को, जैसे मान लीजिए भारत है तो भारत में आईआरडीए, तो भारत में केवल भारत के अंदर ना मानक का निर्धारण कर रही है कि कैसे आपको चलना है, मतलब एलआईसी को, जीआईसी को किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से उनको पारदर्शिता लानी है। लेकिन ये केवल भारतीय क्षेत्र में हो गया। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व क्षेत्र में एक मानक का निर्धारण करना है। इसका उद्देश्य किसका, IAIS का, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीमा के मानक सिद्धांतों का निर्धारण हो सके, है ना। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।